दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नई यूनिक हॉरर स्टोरीज लेकर आया हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इन कहानियों को लास्ट तक सुने, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप राज वाला चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इन कहानियों की ओर। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर न्यू मैक्सिको में एक झरने के पास जाने की सोची। मैं इस इलाके को अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन मेरा एक दोस्त था जो इस एरिया से अच्छी तरह परिचित था। उसने हमें बताया कि इन पहाड़ों के पास एक गुफा के नजदीक एक झरना है। फिर क्या था, हम सब उसके पीछे चलने लगे। मेरे साथ मेरा कुत्ता कीनी भी था। आखिरकार हम उस छोटे से स्प्रिंग पर पहुंच गए। मेरे दोस्त बिना देर लगाए उस स्प्रिंग में बैठ गए। वहां पर और ज्यादा लोगों के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैं पास ही की एक केव यानी गुफा की तरफ बढ़ गया। इस गुफा का मुहाना काफी छोटा था और जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था ये और भी संकरी होती जा रही थी। एक पॉइंट पर पहुंचकर इस गुफा में दो अलग अलग रास्ते निकल रहे थे, जिनमें से एक रास्ते पर जब मैंने देखा तो वहां मुझे एक बंद पड़ी हुई माइन दिखाई दी। इस माइन में सपोर्ट के लिए टिम्बर के पेड़ों का इस्तेमाल किया गया था और रात के समय में ये काफी भयानक लग रही थी, इसलिए मैं वापस पलट गया। जब मैं वापस मुड़ा तो मैंने अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। जब मैं उस गुफा से बाहर आया तो मेरा कुत्ता लपक कर मेरे पास आया और मेरे पैरों को चाटने लगा। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और पास ही पट्टे से उसे बांध दिया और फिर मैं झरने पर कपड़े उतार कर सिर्फ अपने बॉक्सर में बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने कहा कि उसने मेरे कुत्ते को उस माइन की तरफ जाते हुए देखा है, लेकिन मैं देख सकता था कि मेरा कुत्ता तो अभी भी पट्टे से बंधा हुआ था। लेकिन मेरी दोस्त ऐसी पोजीशन पर खड़ी हुई थी जहां से वो नहीं देख सकती थी। मैंने उससे कहा कि शायद तुमने किसी और कुत्ते को देखा होगा। इस झरने पर कुछ समय बिताकर हम वापस अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े। अभी हम पार्किंग के रास्ते में आधी दूर पर ही थे कि तभी पता नहीं कहां से एक काला कौवा सीधा हमारी तरफ बढ़ा। वो हमें छूते हुए गुजरा था। इससे हम सब बहुत डर गए थे और चीखने लगे थे, लेकिन फिर हम इस बात पर हंसने लगे। आखिरकार हम अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि मैंने एक काले बड़े से कुत्ते को देखा जो पहाड़ों की तरफ से हमारी तरफ ही देख रहा था। यह शायद वही कुत्ता था जो मेरी दोस्त को गुफा के पास दिखाई दिया था। यह जगह किसी भी गांव या शहर से बहुत दूर थी, तो एक कुत्ते का यहाँ होना हैरत में डालने वाला था। लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मैं अपने दो दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने कैंप में आ गया, जो इस जगह से थोड़ी दूर जंगल में था। हमारे बाकी दोस्त थोड़ा पीछे रह गए थे। हमने आग जलाई और उसके पास बैठे ही थे कि मुझे एक खौफनाक चीज जंगल में दिखाई दी। वो किसी बड़े से आदमी की तरह था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी फीचर्स नहीं थे, जैसे आंख, मुंह, नाक, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसे देखकर इतना डर गया था कि मैं अपने दोस्तों को उसके बारे में बता भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो मेरा चेहरा देखकर समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उन्होंने भी उस तरफ देखा जहां वो दानव खड़ा हुआ था। जब हम सब उसकी ओर देखने लगे तब उसने अपना मुंह खोला। कम से कम ये तो पक्का था कि उसका मुंह था, लेकिन पहली नजर में देखने पर उसका चेहरा बिल्कुल सपाट नजर आता था। जब उसने अपना मुंह खोला तो मैंने उसके बड़े बड़े नोकीले दांत देखे। ऐसे दांत किसी भी जानवर के नहीं होते। हम तीनों ये देखकर बहुत डर गए थे और हम जल्दी से अपने कैंप कैबिन के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद हमने गाड़ी की आवाज सुनी। ये हमारे बाकी दोस्त थे। जब वो अंदर आ गए हमने उन्हें बताया कि हमने क्या देखा था, लेकिन जाहिर है उन्हें हम पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर हमने किसी के पैरों की आवाज सुनी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हमारे कैबिन के चारों ओर घूम रहा हो। फिर चारों ओर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। ठक 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 की आवाज लगातार आ रही थी। अब हमारे दोस्तों को भी हम पर यकीन हो गया था और हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। इस जंगल में फोन का सिग्नल भी नहीं था। हम रेंजर से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। मेरा कुत्ता लगातार पूरे कैबिन में घूम रहा था और कभी कभी वो एक जगह पर रुककर भौंकने लगता था। हम सब इकट्ठे होकर बैठ गए और उस दानव के जाने का इंतजार करने लगे, लेकिन वो ठक ठक की आवाज लगातार आ रही थी। ये कभी ना खत्म होने वाली आवाज
पता नहीं कब जाकर थमी थी, क्योंकि हम सब थक कर वहीं सो गए थे। अगली सुबह जब हम जागे तो वो आवाज़ आनी बंद हो गई थी। जब हमने बाहर जाकर देखा तो पाया हमारी बाहर रखी चीज़ें बिखरी हुई थी और चारों ओर किसी जानवर जैसे पंजों के निशान थे। जाहिर है अब हम उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहते थे। हमने अपना सामान बांधा और फौरन वहां से निकल खड़े हुए। काफी समय तक मैं इसको समझ ही नहीं पाया कि उस दिन हमारे साथ आखिर क्या हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो एक स्किन वॉकर था और उसने उस झरने के पास हमारा पीछा किया था। और वो मेरे हिसाब से वो कुत्ता और वो कौवा वो सब उसी के रूप थे, क्योंकि आपको पता होगा कि स्किन वॉकर भेष बदल सकता है। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ जो अब तक जिंदा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि स्किन वॉकर का श्राप जिंदगी में कभी भी लग सकता है, इसलिए कई बार मैं इसके बारे में सोचकर डर जाता हूँ। यह घटना मेरे बचपन की है। उस समय मैं करीब 5 या 6 साल की थी। उस रात मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे और मेरी देखभाल के लिए पड़ोस की ही एक 16 साल की लड़की को मेरी बेबी सिटिंग के लिए छोड़ दिया गया था। हम लोग जिस हॉल में सोए हुए थे उसके पास ही किचन था और मेरे और उस बेबी सिटर के बीच मेरा कुत्ता भी सोया हुआ था। अचानक रात में किसी समय मेरी आंख खुली। वो शायद रात के 2 बजे का समय था। मैंने कोई भयानक सपना देखा था और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहर मैंने खिड़की से देखा तो फुल मून होने की वजह से ऐसा लग रहा था मानो शाम का समय हो, वो समय जब सूरज ढलता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि सूरज को डूबे काफी समय हो चुका था। मैं टाइम देखने के लिए घड़ी ढूंढने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं समय देख पाती मैंने एक दिल दहला देने वाली हंसी को सुना जो लगातार जैसे लूप में चल रही थी। जब भी मैं किसी कहकहे को सुनती वो सेम हंसी मुझे 3 बार रिपीट सुनाई देती, लेकिन उन कहकहों के बीच समय अलग अलग होता था। कोई जल्दी जल्दी आता था तो कभी कभी कहकहे के बाद दूसरा कहकहा काफी देरी से आज सुनाई देता था। मुझे यह भी नहीं लगता कि वो किसी इंसान की हंसी थी। उस समय उस आवाज को सुन के ऐसे लगता था मानो ये किसी मशीन से आ रही हो, मानो कोई खिलौना हो जिसकी मशीन खराब हो गई हो। उस आवाज को सुनकर ऐसा भी लगता था मानो ये मेरी माँ की आवाज हो, लेकिन काफी डिस्टॉर्टेड और हाई पिच आवाज। ये आवाज मुझे किचन के अंधेरे से आती हुई मालूम हो रही थी। खासकर ऐसे लग रहा था जैसे ये आवाज उस सफेद प्लास्टिक की चेयर से आ रही हो जो किचन में रखी हुई थी और जिस पर मेरे पिताजी बैठा करते थे। इस हंसी को सुनकर मैं इतना डर गई थी कि मैं बेबी सिटर के और नजदीक चली गई। इस दौरान मेरी कोहनी उसे लग गई, जिसकी वजह से वो दर्द से गहरी नींद से उठ गई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं सो जाऊं। मैंने जल्दी से फुसफुसाते हुए उसे बताने की कोशिश की कि मैंने किचन से किसी के हंसी की आवाज सुनी थी। मेरी बात सुनकर पहले तो वो कंफ्यूज हो गई और फिर वो बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी आंखें अब नींद के खुमार से बिल्कुल बाहर आ गई थी और वो पूरी तरह से सचेत थी। इसके बाद हमने कहकहों का अगला दौर सुना। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने वो सुना है और उसने कहा कि हाँ। फिर उसने मुझे गले लगा लिया और मैंने भी अपना चेहरा उसकी बॉडी में छुपा लिया था ताकि मैं किचन की तरफ देख ना सकूं। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि मैं डर गई हूं। तो उसने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी डरी हुई हूँ। शायद हम दोनों भी कुछ देर बाद रो पड़ते। फिर उसने मुझसे कहा कि वो देखने जा रही है कि क्या ये उसके दोस्त तो नहीं है जो उनके साथ मजाक कर रहे हो। मैंने रोते हुए उससे कहा कि वो मुझे अकेला छोड़कर ना जाए। मैं उससे इतना बिलक गई थी कि उसे अपने हाथों से मुझे छुड़वाना पड़ा और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं यहीं पर ठहरूं और फिर वो फ्रंट डोर पर चली गई। उसने लिविंग रूम से किचन की तरफ भी देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो शैतानी हंसी अब भी लगातार आ रही थी, लेकिन अब ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आने लगी थी और फिर आखिरकार वो रुक गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरा कुत्ता भी डरा हुआ लग रहा था और उसकी आंखें भी बड़ी हो गई थी और वो भी किचन की तरफ देखने को अवॉइड कर रहा था। उस रात फिर हम तीनों भी नहीं सो पाए।
अगले दिन ये बात जब मेरे पिताजी को पता चली तो उन्होंने पूरे घर में किसी खिलौने को ढूंढने की कोशिश की जो कि इस तरह की आवाज़ निकाल सके, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास कोई ऐसा खिलौना नहीं है जो इस तरह की आवाज़ निकाल सके। मुझे बार्बी डॉल्स और टेडी बियर्स पसंद थे, लेकिन उनमें से कोई भी मशीन वाला नहीं था जो इस तरह की आवाज़ निकाल सके। जाहिर है मेरे पिताजी के लाख ढूंढने के बाद भी उन्हें वो शैतानी हंसी निकालने वाली मशीन या फिर वो जो कुछ भी था उन्हें नहीं मिला, और वो लड़की भी इसके बाद दोबारा मेरी बेबी सिटिंग करने नहीं आई। इस घटना के कुछ महीनों बाद एक और अजीब घटना हुई। उस समय पर मेरी बेबी सिटिंग करने के लिए मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की की माँ आई हुई थी, जो मेरी माँ की सहेली भी थी। वो औरत काफ़ी सख्त मिजाज थी और उसकी कई लोगों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। उस रात अचानक से जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मैं ज़मीन पर उल्टी लेटी हुई थी और मेरे आसपास काफ़ी गंदगी थी। बाद में मुझे पता चला कि मैंने उल्टियाँ की थी, और वो औरत जो मेरी बेबी सिटिंग करने आई थी वो कोने में खड़ी हुई थी और मुझे देख रही थी, और उसके चेहरे से खौफ झलक रहा था। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि मैंने उसे कभी भी डरते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस समय वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने मुझे बताया कि मैं नींद में चलने लगी थी और अजीब भाषा में शब्द बड़बड़ा रही थी, और इस दौरान मैंने कई बार उल्टियाँ भी की थी। अजीब बात यह है कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद वो मुझसे हमेशा दूर ही रहती थी। उस रात वो मुझसे काफ़ी दूर ही सोई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन उस औरत के मुताबिक मेरे ऊपर प्रेत का साया था। मेरे पिताजी इन सब बातों में यकीन नहीं रखते थे, इसलिए मुझे किसी ओझा वगैरह के पास नहीं ले जाया गया। लेकिन इन बातों को अब कई साल बीत गए हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की ये दो ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं अब भी नहीं समझ पाई हूँ। ये घटना 23 साल पहले की है, जो मेरे साथ प्लांट सिटी फ्लोरिडा में पेश आई थी। उस समय मेरा टाइम काफ़ी ख़राब चल रहा था। मेरी मंगेतर मेरे साथ चीटिंग कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने उससे अपनी मंगनी तोड़ दी थी, और उसके बाद मैं अपनी बहन के घर अपने जीजा जी और उनके बच्चों के साथ शिफ्ट हो गया था। मुझे यहीं एक रेस्टोरेंट में डिशवॉशर की जॉब भी मिल गई थी। कुछ टाइम बाद मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी। मैं करीब हर घंटे $13 कमाने लगा था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया था। जब से मेरी मंगेतर से मेरा रिश्ता टूटा था, मुझे एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार चाहिए थी, तो मैं एक लोकल मित्सुबिशी डीलर के पास गया और अपने लिए एक 1993 की 3000 GT खरीद ली। हालांकि ये फास्ट एंड फ्यूरियस से पहले का ज़माना था, लेकिन फिर भी मैंने इस गाड़ी में स्पीकर सिस्टम, इंजन्स, व्हील्स और इसी तरह की चीज़ों पर काफ़ी खर्च किया था, और ये गाड़ी अब आराम से 130 मील पर घंटा जा सकती थी। यहाँ पर मैंने कुछ दोस्त भी बना लिए थे, जिनके साथ मैं लोकल क्लब्स में जाकर पार्टी किया करता था। वो फ्राइडे की रात 12:30 बजे का टाइम था। हम सब मिलकर लोकल क्लब में गए थे, जिसका नाम मशीन था। हम इस क्लब में गए और कुछ ड्रिंक्स पी। कुछ घंटे मैं यहाँ लड़कियों से बात करने की कोशिश करता रहा, जिसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं यहाँ बोर हो चुका हूँ और काफ़ी थक भी गया हूँ, इसलिए अब मैं घर जाना चाहता हूँ। अजीब बात है कि मेरे जाने से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैं बारटेंडर के पास गया और उससे एक रेड बुल और कोक मांगा, और उन्हें लेकर मैं पार्किंग टावर में गया, जहाँ मेरी 3000 GT खड़ी थी। इस समय पर मैं पूरी तरह अपने होश में था और मैं अपनी लेदर की रेसिंग सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने चाबी घुमाई और मेरा दमदार इंजन शोर मचाने लगा। मैंने रिवर्स लेकर गाड़ी निकाली और देखते ही देखते मैं हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक सिग्नल आया, जहां रेड लाइट को देखकर मैंने गाड़ी रोक दी। कुछ ही पलों में वहां पर एक SUV मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई, जिसमें 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। जाहिर है उन्हें मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए देर नहीं लगी। उनमें से एक भूरे रंग के बालों वाली लड़की ने एक कागज पर मुझे अपना नंबर लिख कर दे दिया। मैंने सोचा चलो कम से कम ये रात बेकार तो नहीं गई। मैं आगे जाकर एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के पास रुक गया और जल्दी से उस नंबर पर फ़ोन लगाया। करीब 6 बार रिंग जाने के बाद जब फ़ोन काटने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। वो हंसते हुए बोली, तुम तो काफ़ी तेज़ हो।
मैंने हंसते हुए हामी भरी और मैंने उसे अपना नाम बताया और फिर उसने कहा कि उसका नाम जेल्डा है। उसके बाद हम करीब 15 मिनटों तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर उसने कहा कि फिर कभी कॉल करो। मैं फोन रखते हुए काफी खुश था क्योंकि ये रात मेरे लिए बहुत बढ़िया गुजरी थी। मैंने अपना फोन अपनी कार की बाजू वाली सीट पर फेंका और स्पीकर चलाकर ड्राइव करने लगा। जल्द ही मैं इंटरस्टेट हाईवे पर पहुंच गया। अब मैंने गाड़ी को 5वें गियर में डाला और मैं करीब 85 मील पर आवर की रफ्तार से गाड़ी को दौड़ाने लगा था। क्लब से मेरी बहन का घर 1 घंटे की दूरी पर था, इसलिए मैं तेजी से गाड़ी चलाता था ताकि जल्द ही घर पहुंच सकूं, क्योंकि मुझे देर से घर आना पसंद नहीं था। मैं अपनी बहन, उसके पति या बच्चों की नींद खराब नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो वहां पर 3:10 हो रहे थे। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हाईवे पर लगा दी क्योंकि अभी भी यहाँ इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी, लेकिन ये ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, इसलिए मैं तेजी से बिना ठुके गाड़ी चला सकता था। आखिरकार स्पीकर से मेरा फेवरेट गाना बज गया और मैं अपने हाथों से स्टीयरिंग व्हील पर ढोलकी बजाने लगा। जैसे जैसे मैं हाईवे पर आगे बढ़ने लगा, मैंने देखा कि लाइट्स पोल की दूरी बढ़ती जा रही थी और मेरे दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी। अचानक पता नहीं क्यों एक लम्हे के लिए मेरी सीडी अटक गई, लेकिन फिर दोबारा गाना चलने लगा। कुछ समय के लिए मैंने अपनी नजरें सीडी प्लेयर की तरफ की और जब मैंने दोबारा अपना ध्यान सड़क की ओर किया तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो भी सड़क के बीचों बीच वो मेरी तरफ ही देख रहा था। यहाँ आपको याद दिला दूं कि मैं उस समय 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और हालांकि मेरी गाड़ी में स्पोर्ट्स क्वालिटी के ब्रेक लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समय रहते गाड़ी नहीं रोक सकता था। मैंने जोर से अपने ब्रेक्स लगाए और मेरे टायर्स कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ सड़क पर चरमराने लगे। पहियों से निकले धुएं ने मेरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। मेरे हाथ जो स्टीयरिंग व्हील पर थे वो खौफ के मारे हिलने लगे थे और मेरी आंखें उस जगह पर जम गई थी जहां वो आदमी कुछ देर पहले खड़ा हुआ था और मेरी सांसें तेजी से चलने लगी थी। मैं हिम्मत करके अपनी गाड़ी से निकला और अपनी फ्लैशलाइट जलाकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा। मुझे यकीन था कि मैंने उस आदमी को टक्कर मार दी थी और शायद मैंने उसे जान से मार दिया था। मेरा दिमाग जोरों से घूमने लगा था और मेरा शरीर कपकपाने लगा था। मैंने उसे खूब तलाश किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी गाड़ी साइड में कर लेनी चाहिए ताकि मैं कोई और एक्सीडेंट न कर बैठूं। कुछ मिनटों तक उस इलाके और ओवरपास के आसपास देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई और वो ये कि मैंने किसी भी टकराव की आवाज नहीं सुनी थी और ना ही मेरी गाड़ी में कोई डेंट पड़ा था और ना ही कोई शीशा ही टूटा था। उस रफ्तार में अगर मैं किसी को भी टक्कर मारता तो जाहिर था तो मेरी कार अब तक कबाड़ा हो चुकी होती। मैं जल्दी जल्दी में अपनी कार चेक करना भी भूल गया था। मैं दौड़ता हुआ अपनी 3000 GT के सामने गया, लेकिन वहां ना कोई डेंट था और ना ही कोई खून या किसी और तरह के कोई भी निशान नहीं थे। अब मैंने समय देखा तो 3:33 हो रहे थे। एक और अजीब बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि इस पूरे समय इस रास्ते से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी थी। मैं वापस अपनी गाड़ी में आकर सोचने लगा कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ था। क्या ये महज मेरा वहम था? क्योंकि मेरी गाड़ी पर कोई खून या किसी भी तरह के डैमेज का कोई निशान नहीं था, इसलिए मैंने पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये समझे कि कोई प्रैंक कॉल कर रहा है। मैंने कार का डोर बंद किया और चाबी लगाकर रोड पर दोबारा चलने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं साइड से निकलकर ओवरपास की तरफ आया, मैंने अपनी हेडलाइट की रोशनी में उसी साये को देखा। ये वही आदमी था। उसकी आंखों में काफी दुख दिखाई दे रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे वो यहाँ भटक गया हो। उसने एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी और एक वाइट पोलो शर्ट भी उसने पहना हुआ था। वो मेरी ही तरफ देख रहा था और वो अपना हाथ हिला रहा था जैसे कह रहा हो कि कोई बात नहीं, तुम सेफली हाईवे पर जा सकते हो। मैं इतना डर गया था कि मैंने बिना देर लगाए एक्सीलेटर दबाया और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन इससे पहले कि वो मेरी आंखों से ओझल हो जाता, मैंने आगे जाकर तेजी से एक बार फिर अपने ब्रेक्स लगाए और पीछे पलटकर उस तरफ देखने लगा।
जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी रोकी, अचानक से पता नहीं कहां से एक बड़ा सा 18 पहियों का ट्रक मेरे नजदीक से चिंगारता हुआ गुजरा। मेरा दिल जैसे थम सा गया था और मैं वहीं जम गया था। खौफ के मारे मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। मैंने अपने सामने उस 18 पहिए के ट्रक की रोशनी मध्यम होती हुई देखी और फिर वो पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया। मैंने हिम्मत जुटाकर उस बूढ़े आदमी की तरफ उस ओवरपास को देखने की कोशिश की, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। बस वो सुनसान सड़क और वो ओवरपास पूरी तरह से खाली थी। मैंने दोबारा हिम्मत करके स्टीयरिंग संभाला और इस बार गाड़ी को धीमी रफ्तार से चलाने लगा। जब मैं अपनी बहन के घर पे पहुंचा तब तक 4 बज चुके थे। अब ये अंदर जाने का समय नहीं था, इसलिए मैंने गैराज के पास ही अपनी गाड़ी खड़ी की और सीट को फैलाकर सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी बहन कार की खिड़की का शीशा बजा रही थी और वो मुझसे कह रही थी कि मैं गाड़ी को पीछे लूं ताकि मेरे जीजा जी उनकी कार निकाल सके। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और फिर मैं घर के अंदर चला गया। मेरी बहन ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और फिर पूछा कि कल मैं इतना लेट क्यों आया था। मैंने उससे कहा कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन उसने जानने की जिद की तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बहन लोकल हॉस्पिटल में नर्स है और उसे हफ्ते में 4 दिन 12 घंटों की शिफ्ट करनी पड़ती है और बाकी 3 दिनों उसकी छुट्टी होती है। उसने मेरी कहानी सुनी और फिर मुझे एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसकी ड्यूटी की आखिरी रात पैरामेडिक्स एक बूढ़े आदमी को उठाकर लेकर आए जो अल्जाइमर का मरीज था और वो चीजें भूल जाया करता था। उस रात वो अपने घर से भटकता हुआ हाईवे पर आ गया था और फिर किसी कार ने उसे टक्कर मार दी थी। उन पैरामेडिक्स ने बताया कि उन्हें वो बूढ़ा आदमी ओवरपास 333 पर मिला था। यह हाईवे का वही ओवरपास था जहां मुझे उस आदमी का भूत दिखाई दिया था और उस समय मेरी घड़ी में भी 3:33 हो रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि उसका एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था और वो कुछ घंटों के अंदर ही मर गया था। लेकिन उस आदमी के मरने से पहले एक अजीब घटना हुई थी। उसके मरने से थोड़ी देर पहले वो बेहोशी से जाग गया था और उसकी आंखों में पीड़ा थी और उसने मेरी बहन को अपनी तरफ बुलाया, लेकिन जब मेरी बहन उसके नज़दीक गई तो उसकी आंखें बंद थी और वो बेहोश ही था। उस समय पर हमने अपने हाथ जोड़े और भगवान से उसके आत्मा की शांति की दुआ मांगी। इस घटना के कुछ समय बाद मैंने उस कार को बदलकर दूसरी कार ले ली और कुछ हफ्तों बाद मैं उस लड़की से भी मिला जो अब मेरी वाइफ है। उस रात जो खौफनाक घटनाएं मेरे साथ हुई थी उन्हें मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ और अब भी मुझे इसके भयानक सपने आते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अब मेंबरशिप स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आप 29 रुपए पर मंथ देकर इस चैनल के मेंबर बन सकते हो और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। चैनल का मेंबर बनने के बाद आपको स्पेशल बैजेस, इमोजीज के अलावा मेरे वीडियोस के अंदर शाउट आउट भी मिलेगा। तो अगर आप मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन ज़रूर दबाएं। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।